हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का पैरामेडिकल के नंबर 1 प्लेटफॉर्म स्टडी विथ रितेश पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की जो ये क्लास होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2024 के एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट साबित होगा। सो गाइज, एक बार जल्दी से मुझे कंफर्मेशन दे देंगे, क्या मेरी वॉइस आप सभी तक परफेक्ट तरह से पहुंच पा रही है? क्या मैं आप सभी को दिख रहा हूं? तो एक बार 1 टाइप कर दें। जी हां, बिल्कुल फास्ट सभी छात्र यहां पे करेंगे। और साथ ही साथ बच्चों, यदि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रितेश से अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो वहां से भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि वहां पे आपको क्लास का नोट्स, नोटिफिकेशन, हर एक चीज आपको वहां पे टाइमली मिलती रहती हैं। सो चलिए, इसी के साथ हम लोग प्रश्नों की ओर मूव करते हैं। और पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुकी है। जी हां, सभी प्रिय विद्यार्थी यहां पे बताएंगे इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट और परफेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए सर, हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध कृति गोदान के रचनाकार कौन है? जी हां सर, हिंदी साहित्य की एक बहुत ही जाने माने सर बुक है जिसका नाम है गोदान। उस गोदान को सर किसके द्वारा रचा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? सर मुंशी प्रेमचंद्र, फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा और ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। चलिए, सभी छात्र यहाँ पे बिल्कुल फास्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर बताएंगे। मैं सभी का यहाँ पे कमेंट देखने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, बिल्कुल फास्ट यहाँ पे सभी प्रिय विद्यार्थी इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट और परफेक्ट आंसर बताएंगे। क्या बात है, वेल डन, बहुत खूब दोस्तों। यदि आप सभी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर रहे हो, देन आंसर आपका सही है, करेक्ट है। जी हाँ सर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। वहीं पे बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी हाँ, क्योंकि बुक और ऑथर से अक्सर प्रश्न पूछ दिए जाते हैं आपके बिहार पैरामेडिकल की एग्जाम में। तो बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर मैं आपसे ये पूछ दूं, जी हाँ, अगर आपसे मैं ये पूछ दूं कि सर मैला आंचल, जी हाँ, मैला आंचल नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? चलिए, सभी छात्र बताएंगे मैला आंचल। बच्चों इसकी मैं प्रकाशन की बात करूं तो इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में सर इसका प्रकाशन हुआ था। और ये किनके द्वारा लिखा गया था? तो याद रखोगे सर, फणीश्वर नाथ रेणु इज अ करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे बच्चों अगला एक प्रश्न मैं अगर आप लोगों से पूछ दूं कि आप लोग बताएंगे कि यमा नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? चलिए, सभी छात्र बताएंगे यमा। जी हाँ सर, बुक और ऑथर, जी हाँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बुक और ऑथर से बच्चों प्रश्न अक्सर पूछ दिए जाते हैं। ओके, बुक और ऑथर से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों को अच्छे से आप लोग बच्चों नोटबुक में मेंशन कर लेना और बता दो यमा नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखोगे महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा इज द करेक्ट आंसर। और यहीं पे बच्चों यमा की अगर बात यहाँ पे हुई है तो जान लीजिएगा कि महादेवी वर्मा जी को यमा के लिए ही ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको पुरस्कृत भी किया गया था। जी हाँ, तो ये भी प्रश्न पूछ दिया जा सकता है कि सर 4 ऑप्शंस दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि महादेवी वर्मा जी को किस पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए? यमा। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ओके, चलिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको पुरस्कृत भी किया गया था। चलिए, बहुत खूब दोस्तों, बहुत खूब। सो चलिए, इसी के साथ एक बहुत ही अच्छी नॉवेल्स की मैं बात कर रहा हूं बच्चों, और इसका आंसर अब आप लोगों के द्वारा आना चाहिए। ओके, चलिए, तो सभी छात्र यहाँ पे बिल्कुल फास्ट बताएंगे सर उर्वशी। जी हाँ, अगर आप लोगों से पूछ दिया जाएगा कि उर्वशी महाकाव्य की रचनाकार कौन है, चलिए सभी छात्र बताएंगे सर उर्वशी किसके द्वारा लिखा गया था। तो बच्चों मैं बात करूं उर्वशी की जो प्रकाशन हुआ था वह 1972 ईस्वी में हुआ था। और किनके द्वारा हुआ था, इसके रचनाकार कौन है? तो माय डियर स्टूडेंट्स याद रखोगे, वेल डन, बहुत खूब सर। अगर आप लोगों ने आंसर दे रहे हो रामधारी सिंह दिनकर, देन आंसर आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन बच्चों
यहीं पे एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि बच्चों उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, तब आप लोगों का आंसर क्या रहेगा माय डियर स्टूडेंट? तो याद रखोगे, उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। जी हाँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको पुरस्कृत किया गया था। तो इस चीज को आप लोग अच्छे से मेंशन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। ओके, सभी चीजें क्लियर हैं। अब इसी के साथ मैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर मूव करूंगा। इसको इरेज कर दे रहा हूं बच्चों, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, सो गाइज हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न क्या है कि दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनना है। जी हाँ सर, यहाँ पे संधि और संधि विच्छेद से आपके बिहार पैरामेडिकल 2024 की एग्जाम में अक्सर प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बच्चों संधि विच्छेद से पहले हम लोग जानेंगे संधि। तो संधि की परिभाषा क्या कहती है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वही हमारी संधि कहलाती है। ओके, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद की परिभाषा से आप लोग भली भांति परिचित होंगे बच्चों कि संधि में मूल पदों को पृथक करना अर्थात अलग अलग करना, यानी पदों को जब हम लोग अलग अलग तोड़ कर देंगे कैसे, तो वही हमारी संधि विच्छेद कहलाती है। अब यहाँ पे देखेंगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अच्छे से आप लोग समझ लो। किन्हीं को किसी तरह का डाउट यहाँ पे होगा तो आप लोग ऑफ कोर्स पूछ सकते हो सर संधि। ओके, और दूसरा हमारा रहेगा संधि विच्छेद। ओके, चलिए बिल्कुल फास्ट। और यहाँ पे पहले हम लोग प्रश्नों पे जाने से पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे ताकि आप लोग बिल्कुल फास्ट यहाँ पे आंसर दे सको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, अगर आपसे मैं पूछ दूँ कि रविंद्र का संधि विच्छेद पहचानो बच्चों, चलो बिल्कुल फास्ट बताएंगे रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए बताएंगे। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम लोग पदों को अलग अलग कर देंगे वही हमारी संधि विच्छेद कहलाती है। तो इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे इसको कैसे अलग करोगे, आप लोग पढ़े होंगे बच्चों कि रवि जोर इंद्र। जी हाँ, रवि जोर इंद्र ये हमारी क्या होगी, तो ये हमारी संधि विच्छेद कहलाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे मुनीस। जी हाँ, फिर हम लोग क्वेश्चनों पे भी जाएंगे, जो क्वेश्चंस आपसे पूछा जा रहा है। ओके, हम लोग क्वेश्चनों पे भी फोकस करेंगे। पहले हम लोग एग्जाम्पल एक दो देख लेते हैं, इससे आपकी जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगी। मुनीस का संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है। चलिए सभी छात्र बताएंगे क्या बात है। तो अगर आप लोग मुनि जोर इस आंसर अगर दे रहे हो देन आंसर आपका सही है। और अगला जो एग्जाम्पल रहेगा वो रहेगा महेश, सॉरी महिष। ओके, महिष, इसका क्या होगा संधि विच्छेद, तो ये तो आप लोगों को बतानी है। लेकिन उससे पहले हम लोग अब आते हैं प्रश्न पे। अब प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बच्चों संधि विच्छेद किसका बताना है, तो संयोग का संधि विच्छेद बताना है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं बच्चों संयोग। ओके, चलिए सभी चीजें क्लियर है। तो संयोग का संधि विच्छेद बताना है। दिए गए 4 ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शंस कौन होगा, चलिए सभी छात्र बताएंगे। यहाँ पे ऑप्शन ए है समजोड़ योग, ऑप्शन बी समजोड़ योग, ऑप्शन सी समजोड़ योग और ऑप्शन डी समजोड़ योग। दिए गए 4 ऑप्शंस में करेक्ट आंसर बच्चों कौन हो जाएगा, वेल डन। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे हो देन आंसर आपका सही है, परफेक्ट है। जी हाँ, यहाँ पे जैसे ही हम इसको संधि विच्छेद बच्चों करेंगे तो संयोग का संधि विच्छेद हमारा हो जाएगा समजोड़ योग। ओके, क्लियर है, किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं है ना सर, ठीक है। और इसका जो मैंने बताया आपको परिभाषा वो भी आप लोग लिख लो, वो भी लिख लो, इंपॉर्टेंस है क्योंकि संधि से प्रश्न पूछा जाता है बच्चों। इसका परिभाषा मैंने आप लोगों को बताया था, परिभाषा। ओके, चलिए सभी छात्र लिख लेंगे इन सभी चीज़ों को। परिभाषा इसका मैंने बताया था कि संधि में, चलिए सभी छात्र बिल्कुल फास्ट और करेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे। क्या बात है सर, वेल डन। चीज़ों को लिखते हुए चलेंगे अपने नोटबुक में। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं संधि में मूल पदों को पृथक करना, बिल्कुल फास्ट। संधि में मूल पदों को पृथक करना, पृथक अर्थात अलग अलग करना, यही हमारी क्या कहलाती है, तो यही हमारी संधि विच्छेद कहलाती है बच्चों। ठीक है, किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं है,
यही हमारी संधि विच्छेद। तो गाइस यहाँ पे उससे क्या हम लोग कहेंगे, तो संधि विच्छेद कहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एक क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दिया हूँ बच्चों। प्रश्न क्या है, मैंने आप लोगों को प्रश्न दिया था कि महिष का संधि विच्छेद बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये होमवर्क के रूप में है, आप लोगों को बताना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि महिष का संधि विच्छेद क्या होगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ और अगले प्रश्नों की ओर मैं मूव करूँगा। और अगला दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों पे आ चुके हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोगों को अच्छे से पहले रीड करना है। प्रश्न क्या है कि आवश्यकता से अधिक वर्षा के लिए एकल शब्द क्या है। तो अनेक शब्दों से एक शब्द से प्रश्न अक्सर आपके बिहार पैरामेडिकल में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों अगर बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है, यानी आवश्यकता से अधिक वर्षा देखने को मिल रही है, जैसे कि अभी मौसम भी देख सकते हैं काफ़ी वर्षा वाली है सर, है ना, काफ़ी सर बारिश हो रही है। सो बच्चों यहाँ पे उसी से रिलेटेड प्रश्न है कि उसको एक शब्द में क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है अतिवृष्टि, ऑप्शन बी अतुल्य, ऑप्शन सी वागदान और ऑप्शन डी अब यही। चलिए सभी प्रिय विद्यार्थी इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट और परफेक्ट आंसर बताएंगे सर क्या होगा। ऑप्शन 4 आपके स्क्रीन पे हैं। वेल डन। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर रहे हो यानी अतिवृष्टि आंसर दे रहे हो, देन आंसर आपका सही है। अब आइए इससे रिलेटेड बच्चों एक दो प्रश्न मैं अब आप लोगों से पूछना चाहूँगा। यदि दोस्तों मैं आप लोगों से पूछ दूं, यहाँ पे अच्छे से समझोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसकी क्षमता ना हो सके। ओके चलिए सभी प्रिय विद्यार्थी बिल्कुल फास्ट और करेक्ट आंसर बताएंगे जिसकी क्षमता ना हो सके। चलिए सभी छात्र बताएंगे उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। क्या बात है, वेल डन। याद रखोगे अतुल कहेंगे, अतुल कहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शंस दिया जाएगा, एक और क्वेश्चंस दिया जाएगा और आपसे अगर ये पूछ दिया जाएगा कि वचन देने की रस्म। जी हाँ सर, शादी विवाह आप लोग गए होंगे, देखे होंगे, उसमें जो वचन दिया जाता है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे। तो अगर आपसे पूछ दिया जाएगा वचन देने का रस्म, जी हाँ वचन देने का रस्म, ओके देने का रस्म, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट याद रखना है वागदान कहते हैं उसको, ओके। और अब यहाँ पे मैं अब आप लोगों से पूछना चाहूंगा एक प्रश्न कि अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि फिजूल खर्ची करने वाले को क्या कहेंगे, ठीक है, फिजूल खर्च। चलिए सभी छात्र इस प्यारे से प्रश्न का आंसर बताएंगे बिल्कुल फास्ट। फिजूल खर्च करने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा सर आपके बिहार पैरामेडिकल 2024 के एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से, तो याद रख लेना है अब यही कहेंगे, ठीक है। क्लियर है कि नहीं को कोई डाउट, नोट कर लीजिएगा। और इसी के साथ अब मैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करूंगा और नेक्स्ट प्रश्न भी आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुकी है और आप लोगों को आंसर करना है सर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस क्या है पहले रीड करना है। प्रश्न है कि क्रिया का मूल रूप क्या है। जी हाँ बताना है सर क्रिया का मूल रूप क्या है। क्रिया विशेषण, कारक, धातु, इनमें से कोई नहीं। बच्चों लेक्चर की क्लासेस में आपको हर एक टॉपिक्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को टेंशन नहीं लेना है सर। यहाँ पे अभी हम लोग MCQ क्वेश्चंस कर रहे हैं, यानी जो बिहार पैरामेडिकल के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी के सेक्शन से उसका लेवल क्या रहता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग P/Q भी करेंगे, बट उससे पहले हम लोग टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो आइए पहले हम लोग MCQ क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट यहाँ पे बताएंगे सर। वेल डन, बहुत खूब। यदि आप सभी प्रिय विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर रहे हो देन आंसर आपका सही है, धातु कहलाता है। धातु कहलाता है बच्चों, कैसे धातु कहलाएगा, अब यहाँ पे ये भी मन में डाउट्स हुआ होगा। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जी अच्छे से समझ लेना सर, अच्छे से समझ लेना, किसी तरह का डाउट नहीं होगा। यदि आप लोग यहाँ पे लिखते हो सर पढ़, जी हाँ ये जो पद है ये हमारा क्या है, तो ये हमारा मूल रूप होता है।
ये हमारा क्या होता है, तो मूल रूप होता है। तो मूल रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं, मूल रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं सर, तो धातु कहते हैं, धातु कहते हैं मूल रूप को ही। ठीक है, तो मूल रूप को हम लोग धातु कहते हैं। लेकिन यदि हम लोग पद में ना प्रत्यय जोड़ दें, जी हाँ, यहाँ पे अच्छे से समझ लो बच्चों, यदि प्रत्यय में यानी जो पद है अगर इसमें हम लोग ना प्रत्यय जोड़ दें तो ये जो हमारा हो गया, ये हमारा हो जाता है क्रिया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो क्रिया कहते हैं सर। ओके, क्लियर है, तो आप लोग इस प्रकार समझ सकते हैं। अगला अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अगली एग्जाम्पल की मैं बात करूं सर, तो यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग लिख रहे हो सर, तो लिख है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, तो ये हमारा मूल रूप हो गया। ओके, अब मूल रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो धातु कहते हैं सर। मूल रूप को ही हम लोग क्या कहेंगे, तो धातु कहेंगे। लेकिन यदि बच्चों इसमें हम लोग ना प्रत्यय जोड़ देते हैं, जी हाँ, यदि इसमें हम लोग ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये हमारा जो हो जाता है वो हो जाता है क्रिया। ओके, चलिए, किन्हीं को कोई डाउट्स नहीं है ना, चलिए तो नोट कर लेंगे। और इसी के साथ अब मैं अगले प्रश्नों की ओर मूव करूंगा, और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे, और बिल्कुल फास्ट हम लोग प्रश्नों को करेंगे सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके बिहार पैरामेडिकल 2024 के एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से। ओके, चलिए तो बताना है सर, यहाँ पे दिए गए 4 विकल्पों में से एक का बहुवचन कौन सा होगा। जी हाँ सर, यहाँ पे अनेक शब्दों का एक शब्द तो आप लोगों ने देख लिया, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये प्रश्न में क्या है कि आपको अगर एक से ज्यादा का बोध हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, तो बहुवचन कहलाता है। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि एक जो है इसका बहुवचन रूप क्या होगा। जी हाँ, ये हमारा एक वचन है, ये हमारा क्या है, तो एक वचन ये हमारा रूप है। ठीक है, और इसी का आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बहुवचन रूप बताओ। ओके, इसी का यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि बहुवचन रूप बताओ सर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी बात है, आप लोग आंसर जब दे रहे हो ऑप्शन नंबर बी यानी अनेक, देन आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी एक का बहुवचन रूप अनेक होगा। ठीक है, एक का बहुवचन रूप क्या होगा, तो अनेक होगा। लेकिन गाइस यहाँ पे एक प्रश्न अगर मैं आप लोगों से पूछ दूं और आप लोगों को यहाँ पे बताना है, यहाँ पे आप लोगों को बताना है सर, प्रश्न क्या मैं पूछूंगा, आप लोग सर देखो, अगर मैं आप लोगों से पूछ दूं, यदि आप लोगों से मैं पूछ दूं कि आप लोग बताइए कि सर यहाँ पे गुड़िया यहाँ पे सर अगर मैं लिख दूं, चलिए, तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा एक वचन रूप है, एक वचन रूप है। और इसी का बहुवचन रूप क्या होगा, बताइए तो जरा सा बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफी सिंपल भी प्रश्न है। तो बच्चों गुड़िया का जो हमारा बहुवचन रूप होगा वो माय डियर स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा, क्या होगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका गुड़िया, यानी बच्चों यहाँ पर चंद्र बिंदु आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं एक और ऑप्शंस की बात करूं तो आप लोगों से मैं अगर पूछ दूं कि पक्षी का बहुवचन रूप क्या होगा, बहुत ही बच्चों इसी टाइप का प्रश्न देखने को मिलेगा, पक्षी का बहुवचन रूप यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या आप लोग बता सकते हो, क्या आप सभी प्रिय विद्यार्थी बता सकते हो सर, तो पक्षी का पक्षियों आंसर दे रहे होगे, तो वो आंसर नहीं होगा सर, क्योंकि बहुवचन रूप पक्षी का बच्चों पक्षी गण होता है। ठीक है, ये ऐसे प्रश्न है बच्चों कि आपको कंफ्यूज भी क्रिएट यहाँ पे करेगा, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पक्षी का बहुवचन रूप पक्षी गण होता है। ठीक है, वहीं पे गाइस आप लोगों को अब बतानी है, मैंने 3 बता दिया, अब आप लोगों को यहाँ पे बतानी है सर। अगर मैं आप लोगों से बोल दूं कि आप लोग बताइए सर यहाँ पे गुरु, जी हाँ, चलिए, गुरु का बहुवचन रूप क्या होगा। ओके, गुरु का बहुवचन रूप क्या होगा ये भी आप लोगों को बतानी है। ठीक है, चलिए, किन्हीं को कोई डाउट नहीं है सर। इसी के साथ अब मैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर मूव करूंगा, और नेक्स्ट प्रश्न भी आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुकी है, और प्रश्न सिंपल सा है और करेक्ट है, आंसर भी आप लोगों को बिल्कुल फास्ट देनी है। ठीक है, चलिए बताइए,
सर प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? चलिए 4 ऑप्शंस हैं, बिल्कुल फास्ट। अगर सेशन अच्छा लग रही है तो एक बार सेशन को लाइक करेंगे माय डियर स्टूडेंट, एक बार शेयर कर देंगे ताकि और भी आपके भाई बंधु मित्र इस क्लास से जुड़ सकें। ठीक है, चलिए बताइए, सभी छात्र बताएंगे सर प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? द्वेष, अधर्म, अपमान या निंदा? चलिए सभी छात्र बताइए, सभी प्रिय विद्यार्थी यहाँ पे बताएंगे इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट और परफेक्ट आंसर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए प्रशंसा की बात यहाँ पे की जा रही है, यानी विलोम शब्द बच्चों अगर यहाँ पे दे दिया जाएगा तो विलोम शब्द के अलावा अगर आपसे लिख दिया जाएगा विपरीत शब्द, विपरीत, ठीक है, विपरीत शब्द या उल्टा शब्द, ठीक है, उल्टा शब्द, तो आप लोगों को बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? कि तीनों का अर्थ सेम होता है, एक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताना है बच्चों, प्रशंसा, प्रशंसा का विलोम शब्द आखिर होगा तो होगा क्या? चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों, प्रशंसा की बात अगर की जाएगी तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर डी की ओर मूव कर रहे हो, लॉक कर रहे हो, देन आंसर आपका सही है, परफेक्ट है। ओके, लेकिन बच्चों अब यहाँ पे जब बात आ ही गई है विलोम शब्द से, तो क्यों ना बच्चों अब आप लोगों से भी मैं 2-3 प्रश्न कर दूं। ये भी तो प्रश्न है ना सर। तो यदि मैं आप लोगों से पूछ दूं बच्चों कि आप लोग बताएंगे कि बच्चों जो द्वेष है, जी हाँ जो द्वेष है, इसका विलोम शब्द क्या होगा? बताएंगे? चलिए बहुत अच्छी बात है, याद रखोगे सर, प्रीति। अगर आप लोग आंसर दे रहे हो देन आंसर आपका सही है, करेक्ट है। लेकिन वहीं पे गाइस अगर मैं ये पूछ दूं क्योंकि अधर्म का बताएंगे विलोम शब्द क्या होगा, तो वेल डन बच्चों, यदि आप लोग धर्म आंसर दे रहे हो देन आंसर आपका सही है, करेक्ट है। और एक सर यहाँ पे ये भी बच गया, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, अपावन। अपावन का क्या होगा बच्चों विलोम शब्द? बताइए तो जरा सा। तो बच्चों पावन होगा। ओके, चलिए चीज़ों को लिख लिए हैं, किन्हीं को कोई डाउट नहीं है सर? ठीक है, हम लोग डेप्थ में भी पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चंस का लेवल देख रहे हैं कि हिंदी के किस टाइप का प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अच्छी बात है सर। एक बार सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल फास्ट। और हम लोग अगले प्रश्नों पे आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 7, कलेजे का टुकड़ा मुहावरे का क्या अर्थ होगा? बच्चों देखिए, कलेजे का टुकड़ा, जी हाँ सर, यहाँ पे तो कलेजे का टुकड़ा सर किसके होते हैं? तो अपनी माँ का, है ना। दिल से बच्चों दुआ है कि माँ ही होती हैं ना सर। तो यहाँ पे देखिए सर, कलेजे का टुकड़ा मुहावरे का अर्थ, यानी मुहावरे से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है सर कलेजे का टुकड़ा मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो अनुभवीन होना, खुश होना, बहुत प्यारा या खुशियाँ मनाना। ठीक है, तो बताइए सर, बताइए यहाँ पे। तो चलिए बहुत खूब सर, बहुत खूब, वेल डन माय डियर स्टूडेंट। यदि आप लोग ऑप्शन नंबर सी की ओर मूव कर रहे हो, बहुत प्यारा आंसर दे रहे हो, देन आंसर आपका सही है, करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट बच्चों प्रश्न की ओर हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग मूव करेंगे और नेक्स्ट प्रश्न भी आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुकी है। और ये भी जो प्रश्न आ रही है यहाँ पे देखिए सर, प्रश्न बच्चों देखकर ही पता चल रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, यानी फिल इन द ब्लैंक से प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बच्चों P/Q जब आप लोग उठाओगे तो ये प्रश्न सब इस टाइप का देखने को काफ़ी मिलते हैं। तो प्रश्न इसमें है क्या कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों श्रद्धावान को ही डैश की प्राप्ति होती है। ठीक है सर, श्रद्धावान को ही डैश की प्राप्ति होती है, यानी सर किस चीज की प्राप्ति होती है? एक बार जल्दी से शेयर करेंगे माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल फास्ट, और एक लाइक देंगे इस वीडियो को आपको अगर सेशन अच्छी लग रही हो तो। और यहाँ पे आंसर भी बिल्कुल फास्ट बतानी है कि श्रद्धावान को ही सर डैश की यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है सर। इसीलिए आप लोगों से मैं कहता हूँ सर कि धैर्य बनाए रखें, जो भी चीज़ें होंगी परफेक्ट होगी, सटीक होगा, टेंशन नहीं लेना है सर। ठीक है, श्रद्धावान को ही सर ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट और परफेक्ट आंसर हो जाता है। और इसी के साथ मैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर आ चुका हूं। और नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अत्याचार का दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए। देखिए सर, देखिए यहाँ पे
संधि विशेष से फिर से प्रश्न पूछ दिया जा रहा है और इस बार आप लोगों को यहाँ पे बताना है सर अत्याचार का संधि विच्छेद आखिर क्या होगा। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा सर? तो संधि में मूल पदों को अलग अलग करना ही हमारा संधि विच्छेद कहलाती है। इसलिए आप लोगों को याद रखना है, आप लोगों को याद रखना है सर, याद क्या रखना है कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अति जोर आचार। ऑप्शन नंबर डी इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट और परफेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी 3 ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, तो यदि आप लोग दे रहे थे ऑप्शन नंबर डी, देन आंसर आपका सही है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुकी है और प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है सर कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए फिर से रिक्त स्थानों की पूर्ति से प्रश्न पूछा गया है बच्चों, यानी राष्ट्रीय एकता को सबसे बड़ा खतरा किस चीज़ों से है? बताइए, सभी छात्र बताएंगे सर? जी हाँ, चलिए। और सावन का महीना है, बाबा भोले का सर दिन है। ठीक है, तो एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग आप सभी के बीच। सावन का महीना सावन करीमो जियारा रे झूमे जैसे जैसे बनमाना चेमोर। सर ओल्ड इज गोल्ड बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है। ठीक है, तो मे भी आप लोग सुनेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, वैसे लेकिन सर मुझे ओल्ड सॉन्ग बहुत प्यारा लगता है। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक दीजिएगा और एक बार सुनिएगा इस सॉन्ग, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। ठीक है, चलिए सर आइए प्रश्नों पे हम लोग आते हैं कि राष्ट्रीय एकता को सबसे बड़ा खतरा डैश से है। तो गाइज ऑप्शंस 4 आपकी स्क्रीन पे हैं। बताइए सर किससे है? तो जातिवाद, बंधुत्व या आपसी प्रेम या सौहार्दता। चलिए सभी छात्र बताएंगे सर, सभी छात्र बताएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स याद रखना है आप लोगों को कि अगर यदि आप लोग आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर ए जातिवाद, देन आंसर आपका सही है, करेक्ट है सर। ठीक है, वेल डन, बहुत खूब। और इसी के साथ मैं नेक्स्ट प्रश्न पे आ गया हूँ और नेक्स्ट प्रश्न भी आप लोगों के बीच है और ये भी प्रश्न बहुत ही प्यारा सा है सर, मुहावरे से प्रश्न है। यानी आग में घी डालना मुहावरे का क्या अर्थ है सर? यज्ञ करना, किसी के क्रोध को भड़काना या पक्षपात करना या शुभ वस्तु पर घी गिराना। जी हाँ सर, आग में घी डालने का कार्य सर काफ़ी लोग करते हैं, आप लोग भी इस चीज़ से परिचित हो ना सर? हो ना, आग में घी डालने वाला काम सर काफ़ी लोग करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए सर। ठीक है, तो आइए उसी से रिलेटेड एक प्रश्न है और यहाँ पे इसका आंसर बताना है सर क्या होगा। तो मैं जानता हूँ आप लोग इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट और परफेक्ट आंसर सर बता रहे हो, तो वेल डन, बहुत खूब। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, किसी के क्रोध को भड़काना। जी हाँ, याद रखना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सर। मुहावरे से जो भी है प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको कंठस्थ कर लो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है बच्चों, इनमें से कौन सी रचना स्वामी दयानंद की है? ठीक है, 4 है ऑप्शन, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि बुक और ऑथर से प्रश्न आपके बिहार पैरामेडिकल में पूछे जाते हैं सर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न है कि जो यहाँ पे स्वामी दयानंद जी हैं, दिए गए 4 जो ऑप्शंस हैं वो किसकी रचना किए हैं? चलिए बताइए, सभी छात्र बताएंगे, सभी छात्र बताएंगे। तो वेल डन बच्चों, भारत मित्र, सत्यार्थ प्रकाश या सदादर्श या परीक्षा गुरु। चलिए बिल्कुल फास्ट बताइए सर, बिल्कुल फास्ट यहाँ पे बताइए। तो वेल डन दोस्तों, वेल डन, बहुत खूब। यदि आप सभी प्यारे विद्यार्थी आंसर दे रहे हो सत्यार्थ प्रकाश यानी ऑप्शन नंबर बी, देन आंसर आपका सही है, परफेक्ट है। ठीक है, वहीं पे बच्चों एक प्रश्न मैं अब आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आर्य समाज की स्थापना, जी हाँ, आर्य समाज की स्थापना, चलिए सभी छात्र बताएंगे, आर्य समाज की स्थापना ये किनके द्वारा किया गया था? चलिए बताइए, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट माय डियर स्टूडेंट्स बताएंगे कि जो आर्य समाज की जो स्थापना हुआ था सर किनके द्वारा किया गया था और कितने ईस्वी में किया गया था? चलिए सभी छात्र बताइए। तो बिल्कुल फास्ट यहाँ पे मैं देखना चाहूँगा। तो माय डियर स्टूडेंट याद रखोगे, याद रखोगे,
स्वामी दयानंद आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये प्रश्न बच्चों पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न, ठीक है। तो आर्य समाज की जो स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। और कितने ईस्वी में किया गया था? तो माय डियर स्टूडेंट याद रखोगे 1875 ईस्वी में सर किया गया था, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलिए, वेल डन, बहुत खूब। और इसी के साथ मैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करूंगा। और नेक्स्ट प्रश्न भी आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुकी है। और प्रश्न सिंपल सा है बच्चों कि भारत दूरदर्शा किस युग में लिखा गया है? चलिए बताइए, भारत दूरदर्शा किस युग में लिखा गया है? छायावादी युग, त्रिवेदी युग, भरतेंदु युग, या इनमें से कोई नहीं? बच्चों यहाँ पे प्रश्न जो है ये आपसे पूछा गया है कि भारत दूरदर्शा किस युग में लिखा गया है। तो 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होना चाहिए और याद भी कर लो अगर याद नहीं है, कि बच्चों भारत दूरदर्शा ये भारतेंदु युग में बच्चों लिखा गया था। और उस समय के जो कवि थे, जो राइटर थे बच्चों, इन्हीं के नाम पे बच्चों ये नाम पड़ा था और इन्हीं के द्वारा ये लिखा गया था, जिनका नाम है सर भरतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। भरतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है सर। तो इस चीज को आप लोग लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, उसके बाद बच्चों यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है और आपके ऑप्शंस में भी दिया गया है। सर छायावादी युग का यहाँ पे जिक्र किया गया है, इसके बारे में भी क्या आप लोग जानने का प्रयास करोगे? अगर आप लोगों के एग्जाम में, और क्या एग्जाम में क्या पूछा भी जाता है सर, और मैं भी पूछ रहा हूं, आप लोग बताएंगे कि बच्चों छायावादी युग के जो प्रमुख कवि थे वो कौन थे? चलिए सभी छात्र बताएंगे बच्चों। मात्र आप लोगों को ज्यादा कवियों का नाम नहीं बताना, बस 1 से 2 भी नाम बता दोगे तो काफी है, ठीक है, जिससे ये तो पता चले कि कौन है छायावादी युग के कवि। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर याद है तो अच्छी बात है, वैसे आप लोग जान लो कि जो छायावादी युग के जो कवि थे वो कौन थे। तो पहले यहाँ पे आप लोगों लिख लो बच्चों छायावादी युग, ठीक है, छायावादी युग। और यहाँ पे सर कवि कौन कौन से थे, क्या कोई बच्चे मुझे बताएंगे? तो बच्चों यदि आप लोग मुंशी प्रेमचंद्र आंसर दे रहे हो, जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद्र, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका त्रिवेदी जी हो जाएंगे, ठीक है, त्रिवेदी जी हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आपका जो रहेंगे कवि वो कौन हो जाएंगे? तो एक कवि हैं बच्चों, ये भी बहुत ही फेमस कवि थे, जिनका नाम था रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। तो ये भी बच्चों छायावादी युग के ही कवि जाने जाते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता इसलिए मैंने आपको बता दिया, 3 कवियों का नाम मैंने स्क्रीन पे लिख दिया, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे एक ये भी प्रश्न पूछा जाता है, गौर करेंगे, आपसे पूछ दिया जाएगा कि द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन थे? द्विवेदी, चलिए बिल्कुल फास्ट बताएंगे, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन थे? तो माय डियर स्टूडेंट्स याद रखोगे सर। बच्चों यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है कि त्रिवेदी युग के प्रमुख कवि आखिर कौन हैं? तो बच्चों आप लोग लिख लेना, आप सभी लोग लिख लेना कि बच्चों एक बहुत ही जाने माने कवि महावीर प्रसाद, ठीक है, ये कवि हैं जो कि ये त्रिवेदी युग के कवि थे और इनसे प्रश्न पूछा भी गया है, ठीक है। तो आप लोग महावीर प्रसाद जी का नाम याद रखेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि बच्चों यही एक कवि थे जिनको बच्चों यहाँ पे आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो यह भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए आप लोग ब्रैकेट में लिख लेना बच्चों कि आचार्य की उपाधि से किसको सम्मानित किया गया था? तो महावीर प्रसाद जी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, आचार्य की उपाधि, ठीक है। चलिए, यह बहुत ही बच्चों फेमस ये उपाधि है जो कि महावीर प्रसाद जी को सम्मानित किया गया था इस उपाधि से। ओके, क्लियर है बच्चों। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब मैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर मूव करूंगा
इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। प्रश्न आ गया है नेक्स्ट, जो सबसे प्रिय हो के लिए एकल शब्द क्या होगा। देखिए सर, फिर से वही प्रश्न आ गया है, यानी अनेक शब्दों का एक शब्द। तो बताइए सर, जो सबसे प्रिय हो के लिए एकल शब्द क्या होगा, यानी एक शब्द में क्या कहेंगे सर, बताइए। ऑप्शन ए हो गया प्रियतम, ऑप्शन बी प्रतिमा, ऑप्शन सी बेजोड़ और ऑप्शन डी प्रथम। बताइए सर, क्या बात है, वेल डन, बहुत खूब दोस्तों। मैं समझ पा रहा हूं आप लोग आंसर किसकी ओर जा रहे हो, किस ऑप्शंस की ओर मूव कर रहे हो। तो वेल डन माय डियर स्टूडेंट। यदि आप लोग प्रियतम आंसर दे रहे हो देन आंसर आपका सही है। और यहाँ पे एक सॉन्ग याद आ गया सर, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में। कोई नहीं बच्चों, यहाँ पे प्रियतम का बच्चों, यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिया गया था उसको देखकर सर प्रियतम का याद आ गया। वैसे तो प्रियतम कोई है नहीं, लेकिन सॉन्ग सुना था तो सर गुनगुना दिया आप सभी के बीच। चलिए कोई नहीं, अगर अच्छा लगे तो बताइएगा जरूर। और इस प्यारे से प्रश्न का आंसर बच्चों वही होगा, ये ऑप्शंस आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी जो सबसे प्रिय हो वो प्रियतम होती है। ओके, चलिए तो याद रखेंगे सर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग मूव करेंगे। और ये भी काफी प्यारा प्रश्न है बच्चों, कारक से पूछा गया है। कारक से ये प्रश्न पूछा गया है। आप लोग जानते हो सर कि कारक का जो भेद है वो 8 होता है, 8 होता है ना सर। तो इसी से प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है सर कि मैं कलम से लिखता हूँ, वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह बताइए। चलिए सभी प्रिय विद्यार्थी, मेरे भाई बंधु मित्र, एक बार जल्दी से इस सेशन को लाइक करेंगे, बिल्कुल फास्ट, अगर सेशन आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो। ठीक है, चलिए बताइए सर, मैं कलम से लिखता हूँ, वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह बताइए। बच्चों मैं आप लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डिंग वीडियो है। ठीक है, जब मैं लाइव जुड़ूंगा आप लोगों के बीच तो ऑफकोर्स आप लोगों का नाम लिया जाएगा सर, जो भी विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा सर, अभी रिकॉर्डिंग वीडियोज आप लोग करो। ठीक है, चलिए बताइए, मैं कलम से लिखता हूँ, वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह बताइए। ऑप्शन ए है करण कारक, ऑप्शन बी आपादान कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक और ऑप्शन यहाँ पे डी संबंध कारक। चलिए चलिए बताइए बच्चों, चलिए बिल्कुल फास्ट बताइए सर, तो माय डियर स्टूडेंट्स याद रखोगे। एक ट्रिक है, एक ट्रिक है। ट्रिक बच्चों कौन सा है, पहले ट्रिक को आप लोग समझ जाओ। ठीक है, करण कारक की मैं पहले बात करूंगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों जो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह है, मैं कलम से लिखता हूँ, तो ये आपादान और करण दोनों में ये चिन्ह आती हैं ना सर। तो यहाँ पे करण कारक का पहले यहाँ पे ट्रिक समझ लो। ओके, करण कारक का बच्चों यहाँ पे ट्रिक क्या है, बिल्कुल फास्ट यहाँ पे समझेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे कि क्या, तो साधन होने पर, ये ट्रिक है, याद रखना है सर। जो भी न्यू कैंडिडेट हैं ऑफ कोर्स आप लोग याद रखेंगे, साधन होने पर करण कारक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, साधन होने पर करण कारक माना जाता है। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रिक आप लोग देख लेना, नेक्स्ट ट्रिक आप लोग देख लो सर क्या है। अब ये ट्रिक जो है, अच्छे से चीज़ों को समझेंगे ना तो ऑफ कोर्स आप लोगों की जो भी डाउट्स है, जो भी प्रश्न रहेगा वो इजीली सॉल्व होगा बच्चों। ठीक है, चलिए चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का आप लोग क्यों ना बच्चों क्लासेस कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे करण कारक आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे बच्चों अगर आपसे मैं बताना चाहूँगा अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक, तो यहाँ पे क्या है गाइस, अपादान कारक की यहाँ पे ट्रिक क्या है, तो आप लोगों को याद रखना है, आप लोगों को याद रखना है कि अलगाव होने पे, ठीक है, अलगाव होने पे, अलगाव होने पे बच्चों यहाँ पे अपादान कारक का
यूज़ किया जाता है। पहले आप लोग लिख लेते हैं, फिर आपको मैं बताऊंगा, तो आप लोगों को जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगी। अपादान कारक माना जाता है बच्चों, ठीक है। चलिए, अपादान कारक माना जाता है, ठीक है, अपादान कारक माना जाता है। तो अब यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे आप लोग समझेंगे गाइस कि जो भी ये ट्रिक आप लोगों ने लिखा, तो अब प्रश्न पे हम लोग फोकस करते हैं। मैं कलम से लिखता हूँ, तो यहाँ पे क्या साधन की प्रयोग हो रहा है, ये बताओ। क्या यहाँ पे साधन की प्रयोग हो रहा है? तो साधन की प्रयोग हो रहा है, तो हमारा ये जो कलम है ये हमारा साधन है। कलम से ही ना बच्चों लिख रहे हैं, तो ये हमें किस कारक की ओर मूव करवा रहा है, बताइए। तो बच्चों ये हमारा गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, अपादान भी गलत हो जाएगा, लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही हो जाएगा, यानी करण कारक। क्योंकि यहाँ पे बच्चों जो ट्रिक मैंने लिखवाया, साधन होने पर करण कारक माना जाएगा, इसलिए जो कलम है वो हमारा क्या है, तो साधन है, ठीक है। लेकिन यहीं पे बच्चों एक मैं और क्वेश्चंस यहाँ पे दूंगा आप लोगों की डाउट्स क्लियर करने के लिए, और प्रश्न मैं यहाँ पे लिखूंगा। प्रश्न क्या रहेगा, अगर आप लोगों से मैं पूछ दूं कि पेड़ से पत्ता गिरता है, ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो बताओ तो बच्चों ये कौन सी कारक होगी, बताइए जरा सा, बिल्कुल फास्ट बताइए सर। तो माय डियर स्टूडेंट याद रखोगे, यहाँ भी से है विभक्ति, यहाँ भी से विभक्ति है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अलगाव हो रहा है, अर्थात जुदाई हो रही है सर। तो जुदाई यानी अलगाव के सेंस में हम लोग किस कारक का उपयोग करेंगे, तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग अपादान कारक का उपयोग करेंगे, अपादान कारक। तो ये हमारा कौन सा होगा, तो अपादान कारक होगा। किन्हीं को कोई डाउट नहीं है ना सर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इसी के साथ मैं एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न आप लोगों के बीच प्रस्तुत करूंगा, आप लोगों को आंसर बतानी है बच्चों। प्रश्न क्या रहेगा वो आप लोगों को आंसर बतानी है सर। प्रश्न क्या रहेगा कि आप लोग जानते हो सर, गोदान ये मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा ये रचित कृति है, उपन्यास है, ठीक है। तो गोदान की प्रकाशन कब किया गया था? ये जो प्रश्न है ना सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। बताएंगे जो इसके लेखक हैं, आप लोग लेखक से भली भांति परिचित हो कि मुंशी प्रेमचंद जी हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ये पूछा कि जो गोदान का जो प्रकाशन हुआ था वो कितने ईस्वी में हुआ था। ये जो क्वेश्चंस है आपको मैं एज होमवर्क के रूप में बच्चों दिए जा रहा हूँ। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सेशन जब एंड होगा उसके बाद आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देना है और बताना है कि सर ये राइट आंसर होगा। मैं देखना चाहूँगा आखिर कितने बच्चे इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट आंसर देते हैं। सो चलिए गाइस, इसी क्वेश्चन के साथ मैं आज की इस सेशन को एंड करूंगा। आई होप आज की जो ये क्लास थी बहुत अच्छा लगी होगी। अगर अच्छा लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।